मैं सब मानता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। मार्केट में नॉइज हमेशा रहता है, पैसे वो गंवाते हैं जिनके पास में कोई प्रोसेस नहीं होता है, और उस इमोशन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाइंग ऑप्शन एवरी डे, दैट मींस 67% टाइम यू आर डोनेटिंग योर मनी टू द ऑप्शन सेलर। यदि आप निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, पहला रूल कि जो भी चार्ट देखते हैं उनको मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेंड पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले आपको स्टॉक के एलिमिनेशन पे फोकस करना चाहिए, तो स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा खुद के नॉलेज से बनता है, बोरोड नॉलेज से नहीं बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है चंदन जी, और चंदन जी जो है वो है वीपी इक्विटी रिसर्च टीम में डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट के हेड है ये मोतीलाल ओसवाल में से। और चंदन जी ने आज हमारे यहाँ पे बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात की है। सबसे पहला तो उन्होंने ये बताया है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करके ऑप्शन में बाय करना है या सेल करना है, मतलब आपके जो कॉल है वो बाय करना है या पुट बाय करना है, वो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हमें कब बाय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन बायर के पास जो विनिंग चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब 33% के विनिंग चांस होते हैं। इनका एक जो सोचने का तरीका है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बोलते हैं मैं सिलेक्शन से ज़्यादा एलिमिनेशन पे फोकस करता हूँ और इस तरीके से मेरा काम होता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स और हैक्स पता चलने वाली है। अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हो उसके पहले हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉक सिलेक्शन का एक प्रोसेस भी बताया है। तो ये जो पॉडकास्ट है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं और चंदन जी से सीखते हैं ये दोनों चीज़ें। और आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छी चीज़ सीखने मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए अब जाते हैं हम चंदन जी से ये मेथड सीखने के लिए। वेलकम चंदन जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आज आपके साथ बैठ के। मुझे फ्रैंकली आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड आप मोतीलाल ओसवाल में कैसे आए, और जो आप यहाँ पे मतलब पूरा हेड करते हो डेरिवेटिव डेस्क को, तो उसमें आप हमें बाद में बताना कि आपकी मेथड क्या है, आपका प्रोसेस क्या होता है, स्टॉक का क्या क्राइटेरिया होता है एंट्री एग्जिट का। थैंक यू सो मच। सो इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज। बिल्कुल आपने कहा था कि आपने जर्नी मोतीलाल से स्टार्ट की है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट द करियर एंड लर्न समथिंग। यस सर। बिकॉज कंपनी हमेशा बिलीव करती है नॉलेज फर्स्ट। करेक्ट। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सो इन्वेस्ट इन योर अमाउंट, बट बिफोर दैट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। करेक्ट। बिकॉज लर्निंग इज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और लर्निंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू टेक द लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। मैं लाइफ की जर्नी की बात बताऊं तो आपने कहा कि इंट्रो बताना चाहिए, बट मैं ऐसा मानता हूँ वर्क सो हार्ड सो दैट नो नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। विजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर दिन मैं अपने आप को गूगल में सर्च करता हूँ कि कितने न्यूज़पेपर में कितने चैनल से मेरे को कोट किया गया है। ओके। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी मोडेस्ट, टू लर्न बेटर एंड ट्राई टू एड वैल्यू फॉर द कम्युनिटी एज ए होल, चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर्स हो। लगभग 8-10 डिग्री है मेरे पास। बेसिकली बोर्न एंड बॉटम फ्रॉम राजस्थान। मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। मैंने इन्वेस्टमेंट घर पे सीखा था, छोटे छोटे रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, इन सब से मैंने सीखा था इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कैसे छोटा छोटा पैसा एक बड़ा होता है। आजकल मुझे लोग टीवी पे देखते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं जब 3-4 साल का था तब मैं स्कूल के कोर करिकुलम एक्टिविटीज़ में स्टेज पे रहता था। सो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी बिगिनिंग कैसे है, आपने करियर में कहाँ पे फोकस किया है। वॉट एवर यू डू इन लाइफ, आपका फोकस्ड अप्रोच रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो बेसिक ट्रेड जरूरी है, तभी आप लाइफ में कहीं पे पहुंच सकते हो। सो एक फाइनेंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, और ऑलवेज बिलीव कि आई हैव टू एड वैल्यू फॉर द सोसाइटी, आई हैव टू बी द रीजन टू चेंज इन द सोसाइटी, एंड आई थिंक उसी सफ़र के लिए, उसी सिलसिले के लिए हम काम कर रहे हैं। और सर आपने मोतीलाल ओसवाल कब ज्वाइन किया था और एज अ क्या
डेजिग्नेशन आपका था तभी? देखिए पिछले लगभग 7-8 सालों से मैं मोतीलाल ओसवाल में काम कर रहा हूँ और मैंने एज ए AVP ज्वाइन किया, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। एंड मैं आपको बताऊँ, मैं जस्ट एक सिंगल पर्सन ज्वाइन हुआ था, उसके कुछ दिन बाद मैंने एक जन को और टीम में लिया था। एंड नाउ आई हैव टीम मेंबर्स ऑफ मोर देन 25। ओके। आई हैड टेक्निकल, डेरिवेटिव्स एंड एल्गो, और अभी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हूँ एंड हेडिंग टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एंड एल्गो रिसर्च। आई थिंक इंडस्ट्री में जब लोग डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, फॉर श्योर दे टॉक अबाउट मोतीलाल एंड दो ऑल्सो टेक माई इनपुट इन दैट कमेंट और मार्केट व्यू। एंड आई थिंक ये पूरा टीम का एफर्ट है। क्रेडिट गोज टू द कंपनी जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। एंड आई थिंक अभी तक तो कारवां शुरू हुआ है, जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है। तो सर जब भी डेरिवेटिव की बात होती है ना, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग रहेगा, और मतलब आपको भी ये पता है कि सेबी का डेटा हमारे लिए क्या है, मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल लोग हैं वो कितने हैं सेबी के डेटा के हिसाब से। ऑलमोस्ट मैंने जो लास्ट एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें 96% लोगों का लॉस ही होता है। तो सर एज अ मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव हेड, आप का यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? जैसे आपने बोला कि आप आल्गो डेस्क भी हैंडल करते हो, अब डेरिवेटिव डेस्क होता है, तो आपका जो एक प्रोसेस होता है काम करने का वो क्या होता है? और जैसे मुझे ये जानना है कि एक रिटेल ट्रेडर को अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसे कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो एक बड़े डेस्क फॉलो करते हैं? बिल्कुल, देखिए लाइफ में कहीं पे भी बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, सक्सेस तभी मिलता है जब बेसिक ट्रेड्स क्लियर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटी मार्केट में यदि आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट वेल, बाय राइट, सिट टाइट, एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन बनता है। बट जब आप ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और इमोशंस वहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपको डिसिप्लिन ट्रेडर होना पड़ेगा, आपको पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको रियल में आउटकम आता है। आपने जो सेबी की डेटा की बात की है, बिल्कुल सेबी क्लेम करता है 92-93% ऑप्शन ट्रेडर पैसा गंवाते हैं, बट वो इसलिए गंवाते हैं क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में एंट्री कर जाता है, चाहे उसको नॉलेज हो या नहीं हो। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे ओवरनाइट पैसे बनते हैं, बट ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड किसी भी एसेट क्लास में रियलिस्टिक रिटर्न ही बनता है। भले ही जैसे सडनली कभी गोल्ड में बड़ा मूवमेंट आ गया, सिल्वर में बड़ा मूवमेंट आ गया, चलते इक्विटी मार्केट में किसी सेक्टर ने बड़ा परफॉर्म किया, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म पीरियड ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक रियलिस्टिक रिटर्न सोच के ही काम करना चाहिए। दूसरा, इस मार्केट में पैसे वो गंवाते हैं जिनके पास में कोई प्रोसेस नहीं होता है। मोतीलाल की डेरिवेटिव्स टीम में हूँ, इसके लिए मेरा भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ये बताएं कि रियल में आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए फ्रूटफुल है, जो आपको एक बड़ा लार्ज चंक है जो पैसे नहीं बना रहे, उससे आपको एक छोटा सा चंक है जहाँ पैसे बन रहे, कैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले तो याद रखें, कोई भी प्रोसेस ड्रिवन काम करना है। मार्केट में नॉइज हमेशा रहता है, इमोशंस इंसान, भगवान है वो इंसान में जब पैदा होता है तब डालता है। Correct. और उस इमोशन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आदमी को हेल्दी रहना है तो क्या करना होता है? सबसे पहले एक्सरसाइज करो। उसका कोई चार्जेस नहीं होता, बट कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं। सिमिलरली यदि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना पड़ेगा, आपको रूल बेस्ड प्रोसेस वर्क करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, जब ट्रेडर्स पोजीशन में लेते हैं, उनको मान लो 100 में लिया, प्रॉफिट में तो 1 रुपये में निकल जाते हैं, बट वो लॉस में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये नुकसान में भी नहीं निकलते हैं। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, एंड दिस इज हाउ अल्टीमेटली दे लूज मनी। अब मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ जो सेबी का डेटा क्लेम हो रहा है। मान लीजिए किसी ने ऑप्शन बाय किया, 100 रुपीज़ का एक प्रीमियम का कोई कॉल बाय किया, वीकली एक्सपायरी का। ऑप्शंस का खुद का बिहेवियर है थीटा डीके। ऑप्शन एक मेल्टिंग डिकेइंग प्रॉपर्टी है, मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। प्रीमियम कंटिन्यूसली घटता जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग करते हो तो 33% प्रोबेबिलिटी है थ्योरेटिकल कि उससे ज़्यादा आप पैसा नहीं बना सकते, बिकॉज थीटा डीके आपके अगेंस्ट में है। यदि आप ऑप्शन सेलर हो, दैट मीन 67% टाइम यू विल मेक मनी एज पर द प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। सो इफ यू आर बाइंग ऑप्शंस, आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि थीटा डीके आपका एनिमी है, वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। सो इफ यू आर बाइंग ऑप्शन एवरी डे, दैट मीन 67% टाइम यू आर डोनेटिंग योर मनी टू द ऑप्शन सेलर फ्रेंड्स। करेक्ट। सो सबसे पहले तो ये समझना है कि मुझे ट्रेड कब करना है, कैसे मालूम करूं कि वो 33% टाइम कौन सा है, या फिर जब मैं कर रहा हूं तो मेरा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है।
मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मेरा प्रॉफिट फैक्टर कितना है, बनने में कितना बनता है, जाने में कितना जाता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, 100 में लिया, 101 में बेच दिया, 9 बार ऐसा किया, एक बार 100 वाला 70 है, 90% एक्यूरेसी है, फिर भी नेट टू नेट नुकसान है। मैं बोल रहा हूँ 1 जन्म नहीं 7 जन्म लग जाएंगे पैसा बनाने में। सो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस कि मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। सेकेंड प्रोसेस, मुझे स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, मुझे एंट्री कब करना है। फोर्थ, मुझे कितना क्वांटिटी से करना है और उस क्वांटिटी को कितने दिन तक रखना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड लिया, प्रॉफिटेबल हुआ, पूरा पैसा उसमें डाल देते हैं, दूसरा प्रॉफिटेबल हुआ, पूरा पैसा डाल देते हैं। अब आप सोचो एक ट्रेड गलत हुआ तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर डूइंग, एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ दैट दे आर लूजिंग मनी इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो सर आज हमें आप एक ऐसी प्रोसेस बताइए जिसमें मतलब जो भी हमें देख रहे हैं आज वो एक समझ सके कि एक बड़े फंड का या फिर हम बोल सके कि इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर का जो एक डेस्क है वो ये प्रोसेस को फॉलो करता है, और उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया मिल सके कि ये एक तरीका है जिससे हम इसको फॉलो करके कुछ प्रॉफिटेबल काम हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पहले तो मैं ऑप्शन का प्रोसेस बताता हूँ, फिर हम टेक्निकल स्टॉक पिकिंग की बातें बाद में करेंगे। ठीक है। सो मान लीजिए जो व्यूअर्स है और वो ऑप्शन बाय करते हैं, उनके लिए प्रोसेस बताता हूँ और ऑप्शन सेलर को उसका उल्टा करना है। ठीक है। मैं सब मानता हूँ कि कोई भी चीज़ करो लाइफ में स्टेप्स एंड प्रोसेस बनाओ। जैसे हम हमारे यहाँ पे फंडामेंटल जो रिसर्च होता है उसमें भी प्रोसेस है, QGLP हम राइट एक प्रोसेस है। बिकॉज विदाउट प्रोसेस आपको कैसे मालूम चलेगा इतने सारे स्टॉक्स में से कौन सा रहे हैं, किस में टिके रहे हैं, किस में एग्जिट करें। सो सिमिलरली हमने डेरिवेटिव्स में भी कुछ प्रोसेस बना रखे हैं। मैं कुछ प्रोसेस शेयर करता हूँ। ऐसा मान लीजिए 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, मुझे ये समझना है कि कॉल लूँ या पुट लूँ। कोई भी ऑप्शन ट्रेडर उसको ये चाहिए करेक्ट कि आप मुझे सुबह बता दो कॉल लूँ या पुट लूँ। अब आपको इसका रिप्लाई कहाँ से मिलेगा? रेंडम तो आपको करना नहीं है कि आज कॉल ले लिया, आज पुट ले लिया। मालूम लिया आपने कॉल लिया तो मार्केट नीचे चला गया, आपने पुट लिया तो मार्केट ऊपर चला गया। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब निफ्टी की बात करें, बिकॉज 98% टर्नओवर निफ्टी में होता है। सो यदि आप निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, पहला रूल, निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन देखो। ओके, मान लीजिए निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, आप ऑप्शन तभी बाय करो जब 70-75% स्टॉक्स इंडेक्स के या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके राइट। मान लीजिए 50 में से 25 पॉजिटिव है, 25 नेगेटिव, आप छोड़ दो। ओके, राइट। कोई व्यूअर ये भी बोल सकता है कि निफ्टी के 10 स्टॉक्स अप है बट HDFC बैंक और कुछ हेवीवेट्स अप है। ठीक है, वो अलग बात है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट एक सिंपल प्रोसेस लेमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको ऑप्शन तभी बाय करना है जब 70-75% एडवांसेस या डिक्लाइन हो। यानी कि 50 स्टॉक्स में से 35-40 स्टॉक पॉजिटिव हो तब कॉल लेने के लिए सोचना है, और 35-40 नेगेटिव हो तो पुट लेने के लिए सोचना है। ये भी हम सोचने की बात करें, लेने की बात आगे करेंगे। सो यदि मान लीजिए आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, 10-15 मिनट हो गए, मैंने देखा 50 में से 35-37 स्टॉक पॉजिटिव है। नाउ आई एम क्लियर, मेरा मार्केट का माइंड सेट पॉजिटिव है। नाउ आई विल थिंक अबाउट कॉल बाय। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा? ये प्रोसेस नंबर 1। सेकंड, मुझे स्ट्राइक कौन सा लेना है। बिकॉज मैंने यदि डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक ले लिया जिसका डेल्टा 0.1 है, मार्केट बहुत चलेगा तब जाके मूवमेंट आएगा, और उससे पहले थीटा डी के वहां पे हट कर जाएगा। करेक्ट, राइट। और गामा ब्लास्ट तो वहां पे होने से रहा छोटे से मूवमेंट में। सो यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि नियर बाय स्ट्राइक या हल्की सी OTM स्ट्राइक लेना है, डीप OTM में नहीं जाना है। और यूजुअली यही ट्राई करो, सेम प्रीमियम के स्ट्राइक हमेशा सेलेक्ट करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यदि मान लीजिए आपने कभी 100 रुपये वाला ऑप्शन लिया, उसमें आपने 10 रुपये स्टॉप लॉस डाल दिया, या किसी दिन 50 का लिया उसमें 10 स्टॉप लॉस डाल दिया, बट 100 पे 10 का स्टॉप लॉस 10% है, 50 पे 10 20% है। करेक्ट। सो ट्राई यही करो, एट द मनी या नियर बाय स्ट्राइक को सिलेक्ट करो, या एक फिक्स रूल बना लो कि मुझे 100 रुपीज का ऑप्शन खरीदना है, जो भी खरीदूं, और उसमें मेरे को 15 रुपए का रिस्क रखना है। या तो 15 गया और या मेरे को 15, 20, 25 रुपए आ जाएगा। तो एटलीस्ट मैं थ्योरेटिकली ये तो क्लियर हूं कि मेरे 5 ट्रेड में से कितने सही होंगे तो पैसा बनेगा, या कितने गलत होंगे तो पैसा बनेगा, या मैक्स टू मैक्स कितना बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा, लोगों को ये भी नहीं मालूम। आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडर उसको बोलो कि मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मुझे बता दो कितने दिन में बना दोगे या कितने दिन में एंड कर दोगे। लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, क्योंकि एक तो स्ट्राइक सिलेक्शन नहीं मालूम है, कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सेकंड प्रोसेस की हम वापस बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक सिलेक्शन पे ध्यान रखो। या तो ATM पे जाओ या हल्का सा OTM पे जाओ। वो नहीं करना है तो आप फिक्स कर लो कि मुझे 100-120 के आसपास का कॉल लेना है या उसके आसपास का पुट लेना है, 10-15% का रिस्क रखना है, या मेरा ट्रेड सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो इतने रिस्क में काम हो जाएगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे एंट्री एंड एग्जिट के लेवल्स निकालने हैं। देखिए, यदि मार्केट चल रहा है तो कॉल चलेगा, पुट गिरेगा,
मुझे कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई जोन निकालने कि मान लीजिए पिछले 4 दिन का डेटा देख रहा हूँ कि एक एटीएम कॉल मान लीजिए कुछ भी स्ट्राइक है, उसका प्रीमियम है 100 के ऊपर नहीं जा रहा या 50 के नीचे नहीं जा रहा, तो मुझे एक रेंज समझ में आ गया कि इसके ऊपर बाइंग बन रहा है, इसके नीचे मेरा ट्रेंड इस ऑप्शन का खत्म हो रहा है। तो मुझे कोई भी प्राइस चार्ट देख के ऑप्शन का मुझे एंट्री एंड एग्जिट के थोड़े से लेवल ढूंढने की, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट जो सबके लिए आई ओपनर है कि आप पुट कॉल पैरिटी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखो। मैं इस कॉन्सेप्ट को बताता हूं। यदि मार्केट बढ़ता है तो कॉल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। बट पुट क्या होगा, घटना चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेम करता हूं, मार्केट बढ़ेगा, जरूरी नहीं है कॉल बढ़े, बट पुट क्रैश हो जाएगा। ये मार्केट का फैक्ट है, क्योंकि थीटा डीके ऑप्शन का सबसे बड़ा कंसर्न है बायर के लिए और सेलर इसके लिए काम करता है। सो यूजुअली ऑप्शन तभी खरीदो जब अंडरलाइंग ब्रेकआउट दे रहा हो, पुट में क्रैश हो और कॉल में ब्रेकआउट हो। ऐसा आपको बहुत कम बार मिलेगा। तो बहुत कम बार मिलेगा तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। और वैसे भी ऑप्शन बायर का रूल बोलता है कि 33% से ज्यादा पैसा बनता नहीं है, तो आपको लिमिटेड टाइम ट्रेड करना है। Correct. अब मैं इन चारों को कंबाइन करता हूं। फर्स्ट स्टेप, आप निफ्टी का ऑप्शन तभी बाय करो जब या एडवांस से 70-75% से ऊपर है या डिक्लाइन 70-75% से ऊपर है। उसके नीचे रहे तो आप मत करो, मतलब टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स है या मार्केट रेंज बाउंड है। ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये मैंने रूल इसलिए बता रहा हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट समझो। करेक्ट। ओके, उसके साथ में यदि आप हेवीवेट्स काउंटर को थोड़ा ध्यान रखें तो आपका कन्विक्शन और बढ़ जाएगा कि जो 30-35 स्टॉक्स पॉजिटिव है उसमें से हेवीवेट्स पॉजिटिव है, आपका व्यू और ट्रेंडिंग हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेंडिंग मूव चाहिए और मैं ये ट्रेंडिंग मूव निकालने का तरीका बता रहा हूँ। सेकंड, स्ट्राइक सिलेक्शन। 2 तरीके बता दिया, तो एटीएम स्लाइटली ओटीएम चले जाओ या फिक्स कर लो। मुझे जब भी ऑप्शन बाय करना है 100 वाला बाय करना है, चाहे कॉल बाय करो या पुट करो। मैं स्टॉप लॉस का रूल बना लिया, एग्जिट का रूल बना लिया। थर्ड, एंट्री एग्जिट के मैं सेटअप देख के लेवल निकाल सकता हूँ। फोर्थ, कॉल तभी लूंगा जब पुट क्रैश हो रहा है, अंडरलाइंग होल्ड है, कॉल में खुद में मोमेंटम है। पुट तभी लूंगा जब कॉल क्रैश हो रहा है, पुट में ब्रेकआउट है, अंडरलाइंग नीचे जा रहा है। सो आई थिंक यदि आप इन चारों प्रोसेस को थोरोली वर्क कर लो, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, लिमिटेड टाइम ट्रेड होगा, आप ट्रेंड के साथ में रहेंगे, इमोशन नहीं रहेगा, जबरदस्ती ट्रेड लेने का आपको कंसर्न नहीं रहेगा। एंड आई थिंक दिस विल रियली हेल्प यू टू बी बेटर इन ऑप्शन बाइंग। राइट। तो सर अभी जैसे आपने ये प्रोसेस में बोला कि एंट्री हमें तब करनी है जब कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो इसके लिए मतलब हमें ऑप्शंस के चार्ट देखने पड़ेंगे, स्पेसिफिक वो स्ट्राइक प्राइस के जिसकी हम लोग लेने की सोच रहे हैं। हाँ, चार्ट देख लो, नहीं तो 4-5 दिन का बिहेवियर देख लो। आप एनएससी की साइट में जाके उसका हाई क्या था, लो क्या था, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि डीके कितना हो रहा है। देखिए, एक याद रखिए, आप जब ऑप्शन ट्रेड करते हो और निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी तो एक पार्ट हुआ, जबकि ऑप्शन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ऑप्शन ग्रिक्स की बात करें तो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो होता है, बट लेमन लैंग्वेज से बात करें तो 3 चीजों की वजह से ऑप्शन चलता है। पहला अंडरलाइन, तो वो तो हो गया निफ्टी। सेकंड, थीटा डीके, वो आपको कहां से देखोगे, निफ्टी का चार्ट तो निफ्टी बताएगा, वो थीटा डीके नहीं बताएगा। थर्ड, वॉलेटिलिटी, तो वो आपको इंडिया वीक से देखना पड़ेगा। सो बेटर है आप अंडरलाइन का चार्ट और ऑप्शन का चार्ट दोनों देख के थोड़ा और बेटर जजमेंट लेने का ट्राई करो। दूसरा, यदि आप स्क्रीन ट्रेडर बनना चाहते हो, जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, नियर बाय 1-2 एटीएम और आसपास की कॉल रख लो स्क्रीन पे, और पुट भी रख लो। कॉल तभी ट्रेड करना है जब पुट गिरने लग जाए और कॉल में करंट हो। याद रखें, यदि कॉल में तेजी होनी है तो पुट क्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा, या पुट में तेजी होनी है तो कॉल क्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप स्क्रीन रीडिंग कर सकते हो तो इससे बेटर आई थिंक कोई सेटअप नहीं मिल सकता आपको। ओके, तो सर हमें आप है ना एक ऐसा सेटअप बताइए जो हमारे जो भी व्यूअर्स है वो ये डेली बेसिस पे जो आपने प्रोसेस बताया या जो भी आपको लगता है कि एक ये मेथड है, ये मेथड में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि इसका आउटकम कैसे आता है। सो विजय जी, देखिए, टेक्निकल की जब भी कोई बात करते हैं तो हर कोई क्या बोलता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। हाँ, बट प्रॉब्लम है कौन सा ट्रेंड। राइट। यदि कोई फंड मैनेजर हो वो इंटरेस्टेड रहेगा मंथली, ईयरली। करेक्ट। यदि कोई BTST वाला ट्रेडर है उसको क्या चाहिए, आर्ली, डेली। हाँ। कोई पोजिशनल ट्रेडर है उसको चाहिए वीकली, या कोई इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर है उनको चाहिए 60 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, दैट इज फाइन, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड है। मार्केट जब सारे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव हो तब बड़ी तेजी राइड होती है, सारे टाइम फ्रेम में जब नेगेटिव हो तो बड़ी मंदी राइड होती है। बट मार्केट ऐसा कम भी करता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। काफी बार ऐसा होता है कि वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है बट डेली ट्रेंड नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी चार्ट देखते हैं
उनको मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेंड पे फोकस करना चाहिए, और जो आपका टाइम फ्रेम हो उससे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम से कंफर्म करना चाहिए कि मेरा ओवरऑल सेटअप और सेंटिमेंट क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए मेरे 5 तरह के चार्ट है, वीकली, डेली, 60 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब मैं आपको पूछूं इस चार्ट का अंडरटोन क्या दिख रहा है? अंडरटोन तेजी है, वीकली कंसोलिडेट है, बट वीकली में इस वीक में रिकवरी है, डेली में 3 दिन में अच्छा रिकवर हुआ है, आर्ली में पिछले लगभग 10-12 कैंडल से हाई टॉप हाई बॉटम जैसे बन रहा है, करेक्ट। 15 मिनट्स में 5-6 कैंडल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। सो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये चार्ट स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। अब मैं यदि इसके कंपेयर में निफ्टी पे चला गया तो निफ्टी का सेटअप थोड़ा बैंक निफ्टी से अलग है। निफ्टी वीकली में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, करेक्ट। डेली में भले ही थोड़ा स्टेबल हो रहा है, बट आर्ली में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, 15 मिनट्स में मिक्स क्यूज है। करेक्ट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि निफ्टी में थोड़ा रिकवरी आ सकता है, बट उसके बाद मालूम नहीं, बट बैंक निफ्टी में लग रहा है नया ब्रेकआउट होगा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना चाहिए यदि आप टेक्निकल समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और डे टू डे बेसिस पे फॉलो अप करना चाहते हैं। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे ऑप्शन का ट्रेड लेना है, राइट? ऑप्शन ट्रेड कर लेने से पहले तो ये देखिए, ऑप्शन ट्रेड लेने के लिए मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए, उन चारों स्टेप्स को मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहला कि इंडेक्स क्या है और इंडेक्स के एडवांस डिक्लाइन क्या है। तो इंडेक्स का चार्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यदि कोई भी चार्ट देख रहा है तो उसको दिखेगा कि वीकली में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, डेली में लोअर टॉप लोअर बॉटम बट अब डबल टॉप जैसा बना है। करेक्ट। बट मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि एडवांस डिक्लाइन क्या कर रहा है, कि मेरे प्रीमियम में मोमेंटम है या नहीं है। करेक्ट। सो मैं सीधा गूगल किया निफ्टी 50 एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी 50 स्टॉक का एडवांस डिक्लाइन देखा, आपको कोई भी साइट में लेके चला जाएगा। और मैं यहाँ पे इस साइट पे गया, आप मुझे पूछोगे कितने स्टॉक्स पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, 22 पॉजिटिव है, 26 नेगेटिव। तो मुझे तेजी करनी चाहिए, अग्रेसिव या मंदी करनी चाहिए, या मैं रुक जाऊं? फिलहाल तो हमें आपके हिसाब से, हमें जो मेथड है उस हिसाब से रुकना चाहिए। हाँ, तो मेरा कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। करेक्ट। अब मुझे ये बताइए बैंक निफ्टी में तेजी करूं या नहीं करूं? बैंक निफ्टी में हम एक बार सोच सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के यहाँ पे 12-13 स्टॉक्स है, उसमें से 8 पॉजिटिव है। करेक्ट। 8 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव, यानी कि बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी। करेक्ट। सो मुझे कुछ चार्ट की भी जरूरत नहीं है, बिना चार्ट देखे मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि मेरे कौन से इंडेक्स में तेजी लग रही है। राइट। तो मैंने ये कंक्लूजन पे आ गया कि मुझे तेजी करनी है तो कौन से इंडेक्स में करनी है? बैंक निफ्टी। अब मैं सीधा बैंक निफ्टी पे आ गया, निफ्टी को इधर छोड़ दिया। अच्छा, बैंक निफ्टी देखा, इस तरीके से हमने निफ्टी को एलिमिनेट कर दिया, हमने बैंक निफ्टी की तरफ आ गए। राइट। अब बैंक निफ्टी की तरफ आए, मैं बैंक निफ्टी का लेवल देख रहा हूँ, अभी लगभग 60,000 के आसपास है। करेक्ट। ये मेरा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। हाँ। राइट, इस चार्ट को मैं देख रहा हूँ। हाँ। और मैं सिंपल अपने आप को ये समझने का ट्राई कर रहा हूँ कि मेजर ट्रेंड पिछले 25-30 दिनों से क्या है, रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड बट बाय ऑन डिक्लाइन है। हाँ। राइट। ओके, अब ये मेरा चार्ट हो गया बैंक निफ्टी का। मैं इसको थोड़ा और इजी करने के लिए इस स्नैपशॉट को आपका एमएस पेंट पे ले जाता हूँ, ताकि थोड़ा कंपैरेटिव करवा सकूं कि मैं एक्जेक्टली क्या देखना चाहता था। हाँ। राइट। सो मेरा पहला काम था, मैंने एडवांस डिक्लाइन देख लिया। हाँ। राइट। मैं स्ट्राइक सिलेक्शन उस पर बाद में बात करूंगा, बट पहले ये क्लियरिटी दे दूंगा कि रियल में ट्रेड है या नहीं है। करेक्ट। अब मैं यहाँ आ गया, निफ्टी का अंडरलाइन का चार्ट है। अब अंडरलाइन का मैं एटीएम कॉल का प्रीमियम देखने का ट्राई करता हूँ। 60,000 का कॉल, 60,000 बैंक निफ्टी का देख सकते हैं। राइट। बैंक निफ्टी का 60,000 का कॉल। एक चीज याद रखना है, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जबकि बैंक निफ्टी के मंथली रहते हैं। हाँ। सो मेरे को यहाँ पे बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट देखने पड़ेंगे। फेब का मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये मेरा है 60,000 का कॉल का प्रीमियम। करेक्ट। अब मैं सिंपली आपसे पूछूं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या है? अभी तक तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट अभी क्या हो रहा है? चेंज होने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बट अभी मैं क्लियर नहीं हूं। मैं आपको क्लियरिटी और थोड़ी देर में बताता हूं, और एकदम क्लियर चार्ट बोलेगा क्या है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 15-20 दिन का कंपैरेटिव प्रीमियम चाहिए। ओके। राइट। और प्रीमियम क्या है वो भी मैं देख रहा हूँ, ओनली जस्ट इसका स्लोप देख रहा हूँ। हाँ। राइट। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक निफ्टी, ये मेरा बैंक निफ्टी है अंडरलाइन। हाँ। करेक्ट। ये मेरा है 60,000 का कॉल। और अब मैं देखूंगा पुट। मेरा ऐसा मानना है यदि मार्केट में तेजी है तो कॉल चले या नहीं चले, पुट क्रेश हो जाएगा। ओके। अभी जो आपने जो थोड़ी देर पहले जो सारी बातें बताई थी ना सर, अभी मैं सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ प्रॉपर देख के ये चीज को। अब मुझे बताओ पुट क्रैश हुई है क्या? ये तो बहुत ज्यादा क्रैश हो गई है सर। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, कॉल अपने रिसेंट हाइज पे आए नहीं आई, बट पुट रिसेंट लोज पे आ गई। और अब आप देखोगे यहाँ पे इस पुट ने यदि कुछ दिन पहले के लो तोड़ दिए तो मार्केट में बैंक निफ्टी बड़ी तेजी कर देगा। तो मतलब कॉल सिग्नल दे ना दे, हमें पुट ने पहले सिग्नल दे दिया। मेरा ऐसा मानना है ऑपोजिट साइड ऑफ ऑप्शन रिएक्ट फास्टर देन द रियल साइड ऑफ द
ऑप्शन सेटअप, यानी कि ऑपोजिट मतलब कि मैं जब तेजी देख रहा हूं तो कॉल मेरा सेम डायरेक्शन वाला है, पुट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन का है। मार्केट में कॉल चला या नहीं चला, आप देखो पुट बुरी तरह से क्रैश हुआ है। करेक्ट, राइट। अब आप पूछोगे मेरा ट्रेड कब था, मेरा ट्रेड था 2 दिन पहले, जब पुट ने ब्रेकडाउन दिया और कॉल ने बॉटम बताया। बट मुझे ये ध्यान रखना है कि कॉल ने क्लियर मोमेंटम नहीं बताया, खाली बॉटम आउट अप्रोच बताया है। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा मेहनत करके टाइमिंग करना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे बाय करना है। बट मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा अंडरटोन क्या है, ये समझ में आ गया कि मेरा अंडरटोन यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, मुझे कॉल लेने के लिए सोचना है। बट मैं कॉल लेके बैठ नहीं सकता क्योंकि डीके मेरे को हर्ट करेगा। बट पहली बार आप देखोगे, मैं इस पिक्चर पे आऊं यदि यहाँ पे आपको बताने के लिए, तो आप यहाँ पे देखोगे ये कॉल का प्रीमियम इस भाव के ऊपर नहीं निकल रहा था, पहली बार निकला है। हाँ, अब मैं इसको प्रीमियम को देख के थोड़ा सा टाइमिंग भी कर सकता हूं। मैं अब ये क्लियर हो गया। अब आप मुझे पूछोगे कि आपका कन्विक्शन कब हो जाएगा कि मुझे कॉल लेना चाहिए, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 60,000 का पुट 760 चल रहा है। हाँ। आज से 8 दिन पहले 700 का लो बनाया था, आज से 16 दिन पहले 640 का लो बनाया था। ये प्रीमियम 640 के नीचे गया ना तो बैंक निफ्टी नया ब्रेकआउट दे देगा। ओके, मतलब सर हमने तो पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस से हमने समझा कि हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये उसमें भी ये देखें कन्विक्शन कहां पे आएगा। करेक्ट। अब मैं मान लीजिए कि रियल ट्रेड की तरफ आ रहा हूं कि मुझे 60,000 का कॉल लेना चाहिए। अब 60,000 की कॉल में टाइमिंग करने का ट्राई कर रहा हूं। करेक्ट। आप देखोगे पिछले 5-6 दिनों से ये प्रीमियम इसके ऊपर नहीं निकल रहा था, 800 के ऊपर। आज यानी कि इस चार्ट में अभी 800 के ऊपर निकला है। करेक्ट। बीच में जा रहा था 900 तक जा रहा था, बट क्लोज 800 के ऊपर नहीं हुआ। सो मैं ऐसा मानता हूं 800 इसका सपोर्ट है और ऊपर जाए तो यहां तक जा सकता है। तो मैं यहां पे अब एंट्री एग्जिट का सेटअप बना रहा हूं कि 800 के सपोर्ट से 1250, 1300, 60,000 के कॉल के टारगेट हो सकते हैं। बट आपको यह ध्यान रखना है कि मेजर ट्रेंड रेंज बाउंड है, बट बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है। पुट क्रैश होने वाले हैं। पुट का लेवल हमने निकाला और ये समझा कि उसके नीचे चला गया तो ये कॉल तो पक्का चलेगा, क्योंकि पुट क्रैश हो जाएगा, वो एक डबल सिग्नल दे देगा मार्केट में तेजी होने की। अब काफी लोग क्या करते हैं कि मैं 900 का कॉल तो क्या लूं, क्योंकि ये तो 1000 रुपए का कॉल तो महंगा हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करता हूं। क्या मैं 60,500 का कॉल लूं जो हल्का सा ओटीएम रहेगा। अब मैं यहाँ पे पिक्चर को देखने का ट्राई कर सकता हूँ। क्या मैं 61,000 की कॉल की तरफ ले लूं, क्योंकि अभी तक तो पूरा महीना पड़ा है। 60,000 की कॉल की तरफ देखा, इसका प्रीमियम 510 है। अब इसमें भी देखिए कि बॉटम बना है, ये 400 के ऊपर नहीं निकल रहा है। पहली बार 400 के ऊपर टिक के 500 गया है। मैं ये समझ सकता हूँ 400 का सपोर्ट है, ऊपर में 700 तक का मूवमेंट आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोसेस निकाल सकते हो। पहले ये क्लियरिटी कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है, निफ्टी में लेना है या बैंक निफ्टी में लेना है। उसके बाद मेरा कन्विक्शन क्या है, पुट क्या कर रहा है, कॉल क्या कर रहा है। फिर मैंने एंट्री एग्जिट के रूल निकाले। एंड आई थिंक किसी ने भी यदि इस कंटेंट को 3-4 बार देख लिया, ये तो पक्का हो जाएगा, नुकसान होना बंद हो जाएगा। और वैसे मैं एक चीज नोटिस कर रहा था सर, हम 60,000 का कॉल का प्राइस एक्शन देखे, 60,500 का कॉल का प्राइस एक्शन देखे या 61,000 का देखे, ऑलमोस्ट अगर हम प्राइस और स्ट्राइक प्राइस छुपा देंगे ना तो ये सबका प्राइस एक्शन सेम चीज बता रहा है बिल्कुल हम लोगों को। राइट। तो सर ये तो मतलब सच में ये कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी हम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये है कि भाई एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि वो हमेशा जल्दी मार्केट के साथ चलता है। उसका डेल्टा मतलब ऑलमोस्ट आधा ही रहता है एटीएम मनी का। बट अभी ये तो निफ्टी के लिए अच्छा हो गया कि चलो सिर्फ कोई आदमी को निफ्टी में बाय सेल करना है, इंडेक्स में करना है, तो उसके लिए ये ठीक हो गया। पर समझो अगर कोई ट्रेडर है जिसे स्टॉक्स में करना है, तो कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए अगेन मैं ऐसा मानता हूँ स्टेप्स एंड प्रोसेस चाहिए। उसके बिना आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इतने 1000 स्टॉक में मैं आज 2 कौन से लूँ। और आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सो मैं जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। पहला, यूजुअली हम टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। ओके। टॉप टू डाउन अप्रोच में पहले देखो इंडेक्स क्या लग रहा है। मान लीजिए इंडेक्स पॉजिटिव है, राइट। इंडेक्स कैसे पॉजिटिव है वो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल आना चाहिए कि हायर हाइज हायर लोज बन रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहा है, कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर है या नीचे है। मान लीजिए मैं कंक्लूजन पे आ गया इंडेक्स पॉजिटिव है, और नहीं तो 10-15 दिन का कंपैरेटिव चार्ट देख लो कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सेकंड, मैं फोकस करूंगा सेक्टर कौन सा अच्छा है। मैं ऐसा मान रहा हूं स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले आपको स्टॉक के एलिमिनेशन पे फोकस करना चाहिए, तो स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। Okay, right. हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ये काम करते हैं, ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, और फाइनली पसंद वाला आ जाता है। एंड देन फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। Correct. अब सोचो एक पर्सन एक शोरूम में जा रहा है,
5,000 10,000 टी शर्ट्स में से 1 या 2 टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता है. सो वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस बिकॉज हर चीज का कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है. सो सिमिलरली मान लीजिए हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, सबसे पहले इंडेक्स देख लीजिए. मान लीजिए इंडेक्स पॉजिटिव है, राइट, और या मेरे को लग रहा है कि इंडेक्स रेंज बाउंड है. नेगेटिव है तो मैं ये सारा प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे कुछ लेना नहीं है. मान लीजिए इंडेक्स पॉजिटिव लग रहा है या पॉजिटिव टू रेंज बाउंड भी लग रहा है. ये दोनों चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि अग्रेसिव स्टेंस लेना है या मेरे को न्यूट्रल स्टेंस लेना है. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, सारे सेक्टर को कंपैरेटिव देखूंगा कि निफ्टी बैंक क्या लग रहा है, ऑटो क्या लग रहा है, आईटी, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, फार्मा, करेक्ट, मेटल, ये सारे चार्ट देख लिए. मुझे कुछ नहीं करना है, पिछले 10-15 दिन का कंपैरेटिव एनालिसिस समझना है कि कौन सा चार्ट कंपैरेटिवली स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है. हाँ, ओके. जो स्ट्रांग नहीं है उनको साइड में कर दो. तो फिर बचेगा कौन सा, जो स्ट्रांग है. फिर उसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है वहां पे फोकस करना है. मान लीजिए मैं कंक्लूजन पे आ गया कि निफ्टी मिक्स है, बड़ी तेजी भी नहीं है, बड़ी मंदी भी नहीं है. अब मैं कंक्लूजन पे आया कि मुझे 2-3 सेक्टर अच्छे लग रहे हैं. एक तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू और निफ्टी मेटल. करेक्ट. अब मान लीजिए निफ्टी मेटल ज्यादा स्ट्रांग है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, वीकली में ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है. अब मैं चाहूंगा सारे मेटल के काउंटर देखने कि मैं टाटा स्टील पे फोकस करूं, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, उनमें से ढूंढूंगा कौन सा वीक है. करेक्ट. जो वीक है हटा दूंगा. अगेन मेरा काम रहेगा एलिमिनेशन करना और सिलेक्शन करना. और मान लीजिए मैं कंक्लूजन पे आ गया कि ये 3 मेटल काउंटर अच्छे हैं, फिर उन चार्ट को मैं एक्सक्लूसिव वे से देखूंगा. सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, पैटर्न बना है, ब्रेकआउट है. फिर चाहे मेरे को कोई भी इंडिकेटर उसमें यूज करना है, आरएसआई, एमएससीडी, एंड देन फिर एंट्री एंड एग्जिट का प्रोसेस बनाऊंगा. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू फर्स्ट स्टार्ट योर डे विथ ए वॉच लिस्ट. करेक्ट. तो ऐसा करते करते मेरे पास वॉच लिस्ट बन गई कि चलिए 3 मेटल के काउंटर अच्छे हैं, 2 ऑटो काउंटर अच्छे हैं, 3 पीएसयू काउंटर अच्छे हैं. अब मुझे मेरे रूल बनाने हैं कि मुझे एंट्री कब करना है. क्या मैं बुलिश बेल्ट होल्ड देख के एंट्री करूं या हायर लोस के सीक्वेंस पे एंट्री करूं, राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे एंट्री करूं. एंड फिर उसमें से जब मार्केट स्टार्ट होता है तब आपको उन काउंटर पे ही फोकस करना चाहिए. तो एक क्या होता है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, आपने एक छोटा बास्केट बना लिया जो आपका फोकस अप्रोच है, राइट थीम के साथ वर्क कर रहे हो, और फिर उस राइट थीम को जब मोमेंटम आ रहा है तब आप उसमें मोमेंटम को प्ले कर रहे हो. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे एंड आई थिंक suitable and sufficient way to get the best outperforming counter for the day or week or month. राइट. तो सर आपने ये जो प्रोसेस बोला ना, ये मतलब बहुत सही है क्योंकि आप पहले मार्केट को ही देख रहे हो, जो मेन एलिमेंट है जो सारी चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है. अगर मार्केट वीक है और सेक्टर स्ट्रांग है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेक्टर थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मेजर सपोर्ट तो उसको मार्केट का ही लगता है. और अगर आपने राइट सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है तो उसके अंदर आप एक राइट स्टॉक को ही सिलेक्ट कर रहे हो. तो सर अगर आप ये प्रोसेस हमें दिखा सको कि इसको कैसे पहले करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, तो एक बहुत ही अच्छी एक हेल्प हो जाएगी हमारे सबके लिए. बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में स्टेप्स एंड प्रोसेस बनाना ठीक है, बट एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सीड. करेक्ट. सो बिल्कुल हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे और मैं चार्ट के तरीके से बताना चाहूंगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को करते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि हार्डली यदि आप 10 मिनट स्पेंड करें कोई भी व्यूअर, तो उनको ये समझ में आएगा कि मुझे कल के लिए क्या थीम है. बट साथ में ये भी ध्यान रखिए, कोई भी प्रोसेस एंड स्टेप्स फुल फ्लेज नहीं होता है. किसी भी चीज की 100% गारंटी नहीं होती है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मैनेज करना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बट ये सारी चीजें आपके प्रॉफिटेबल और फेवरेबल होने के लिए सपोर्ट कर सकती है, आपके रिस्क को कम कर सकती है और आपके इमोशंस और नॉइज को काफी हद तक रिड्यूस कर सकती है. राइट. टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करने मैं ISS मेथड फॉलो करता हूँ. ओके. पहले इंडेक्स, हाँ, उसके बाद में सेक्टर, ओके, और उसके बाद में स्टॉक्स. दूसरा, ये सब प्रोसेस करने में आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है. जब मिले तो ही देखना है, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिए. ठीक है. राइट. अब मैं फटाफट जाऊं और पहले देख लेता हूं मैं इंडेक्स का चार्ट. एक लंबे तौर से देखूं कि मेरा वीकली ट्रेंड नेगेटिव था, इस वीक रिकवरी हुआ है, डेली ट्रेंड में बॉटम हुआ है. हाँ. तो मैं इतना कन्विंसिंग नहीं हूं कि बड़ा मुंह है. करेक्ट. बट साथ में ये भी नहीं लग रहा मंदी भी है. हाँ. कहीं ना कहीं रेंज बाउंड जैसा समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है मंदी खत्म हुई है. अब मैं फटाफट सारे सेक्टर देखता हूँ. हम ये भी प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पे ये जो चार्ट सारे डाले थे इधर डाल सकते हैं कंपैरेटिव करने, और यहाँ में रेंडमली यहाँ पे भी आप कर सकते हैं. सो फटाफट मैं सेक्टर के नाम देखता हूँ और जस्ट ये देखता हूँ कौन से सेक्टर का स्लोप बेटर है, ये कहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है. ठीक है. अब आप देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी का चार्ट.
सो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या बैंक निफ्टी बेटर है या निफ्टी बेटर है? बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर ठीक लग रहा है। अब मैं दूसरा मान लीजिए निफ्टी रियल एस्टेट देखता हूँ, निफ्टी रियल्टी बेटर या बैंक निफ्टी बेटर? निफ्टी रियल्टी तो वीक है, मतलब ये तो 3 चार्ट जो हमने देखे उसमें से सबसे खराब है। भले 2 दिन रिकवरी हो बट ट्रेंड वीक है, मैं छोड़ दूंगा, एलिमिनेट कर दिया। अब चलिए मैं निफ्टी फार्मा की तरफ फोकस कर रहा हूँ। निफ्टी फार्मा तो और वीक है, आज मार्केट रिकवर हुआ, ये तो ब्रेकडाउन दे रहे हैं, मेरे को फार्मा टच ही नहीं करना है। करेक्ट। अब मैं चला गया निफ्टी एफएमसीजी की तरफ, एफएमसीजी तो वीक है, हाँ ये भी वीक मार्केट आज रिकवर हुआ बट एफएमसीजी तो रिकवर नहीं हो रहा है। इंडेक्स नीचे में बॉटम बना के 500 पॉइंट चल गया बट एफएमसीजी में कोई साइन ही नहीं है रिकवरी नहीं है। हाँ। अब मैं चला जाता हूँ मान लीजिए निफ्टी मेटल पे। निफ्टी मेटल तो क्या स्ट्रेंथ है, और मैं आपको बताऊं पिछले 3 महीने से हम यही कर रहे हैं, बार बार निफ्टी मेटल पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अच्छा ये जितने भी चार्ट देखे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट यही लग रहा है। सबसे ये है, और उससे पहले वाला था सेकंड बैंक निफ्टी। चलो मैं निफ्टी आईटी देख लेता हूँ। निफ्टी आईटी में क्या सीन है, ये मिक्स है, वीक भी नहीं है स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अब मैं चला गया मान लीजिए निफ्टी एनर्जी पे। निफ्टी एनर्जी में क्या रिकवरी हुई है, वोलेटाइल है बट बॉटम बना है। हाँ। इसको मैं ध्यान में रख सकता हूँ। या फिर मैं और कोई मेरे को सीपीएससी देख लेता हूँ। सीपीएससी तो अभी 2 दिन पहले का ट्रेड ही सीपीएससी था। मेटल में आप बोल लोगे कि अरे ऑलरेडी बहुत चल चुका है, बट सीपीएससी तो ब्रेकआउट कल के सेकंड हाफ में आया इस चार्ट को जब देखे तो। या मैं निफ्टी पीएसयू को देखूं, निफ्टी पीएसयू बैंक्स तो काफी अच्छा है। हाँ, ये भी अब यदि मैं सारे चार्ट को कंपेयर करूं, यहाँ पे लिखूं कि इंडेक्स क्या है, रेंज, सेक्टर मेटल अच्छा है बट मेटल से ज्यादा मुझे सीपीएससी में लेटेस्ट का ब्रेकआउट है। करेक्ट। मेटल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है बट सीपीएससी में नया ब्रेकआउट हुआ। मेटल को हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं और ये सीपीएससी को फ्रेश ब्रेकआउट बोल सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद में हमने देखा एनर्जी, उसके बाद हमने देखा बैंक निफ्टी। अब आप बोले कि नहीं मेरे को तो मंदी करनी है, तो फिर हमें रियल एस्टेट देखना चाहिए। ये मेरे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाले चार्ट हो गए। करेक्ट। अब मैं वीक स्ट्रक्चर वाले चार्ट देख लेता हूँ। मेरा हो गया एफएमसीजी, और ये रियल एस्टेट वाला रियल्टी हो गया, और फार्मा भी हो गया। राइट। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप टेक्निकल फॉलो करते हो, टेक्निकल का रूल है बी विद द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो वीक है वो वीक होगा। करेक्ट। राइट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए टेक्निकल को प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ना चाहिए। मैं छत पे गया, पतंग उड़ा रहा हूँ, हवा नहीं है, पतंग उड़ेगी क्या? नहीं उड़ेगी। तो पतंग मैं उड़ा रहा हूँ या हवा उड़ा रही है? दोनों का इफेक्ट है। हवा का सबसे ज्यादा हवा का रोल है। मेरा काम है उसको तानना, लीवरेज देना नहीं देना। करेक्ट। सो सबसे बड़ा रोल मार्केट का होता है। आई हैव टू फॉलो द मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉलो मी, मार्केट इज सुप्रीम। मुझे राइट थीम पे फोकस करना है। मैं काफी लोगों से बोलता हूँ चलो आप छत पे गए, पतंग उड़ा रहे हो, हवा नहीं है, आपने ट्राई किया, क्या हुआ? पतंग उड़ेगी नहीं। बट फिर ओके, मान लीजिए हवा ज्यादा है और पतंग उड़ानी, आप क्या करोगे? तो एक झटके में उड़ जाएगी, बट पतंग फट भी जाएगी। प्लास्टिक का पतंग उड़ाओ, हम उसको हेज बोलते हैं। सो मेरा कहने का ये मतलब है, यू नीड टू फाइंड आउट द वे टू नेविगेट द वोलेटिलिटी इन द मार्केट सिचुएशन। अब क्या है, हवा तेज है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे में आपको थोड़े हेज ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे, आपको पोजीशन साइजिंग बेटर करना पड़ेगा, राइट थीम राइट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब हम मान लीजिए कि हमें तो तेजी ढूंढनी है, ये सेक्टर ढूंढ लिए, अब आप मुझे पूछोगे ये सब तो हो गया कहानी, अब लूं क्या? तो सबसे पहले हम वापस एक्सप्लोर करते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल स्ट्रॉन्ग है। अब फटाफट 4-5 मेटल के नाम देखते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ठीक है, बट मोमेंटम नहीं है। जिंदाल स्टील, ये अभी ब्रेकआउट दिया 2 दिन पहले। करेक्ट। स्टील अथॉरिटी, ये डल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। टाटा स्टील, अब इनमें से 2 पूछोगे तो मैं टाटा स्टील को लूंगा और दूसरा जिंदाल स्टील। ओके, हिंदुस्तान जिंक की तरफ फोकस करें। ये पहले से स्ट्रॉन्ग है बट अब थोड़ा मोमेंटम स्लो रहा है। करेक्ट। हिंदुस्तान कॉपर पिछले कुछ दिनों का मेरा फेवरेट काउंटर रहा, एक नया पैटर्न बना है यहाँ पे। कॉपर तो आजकल टॉपर चल रहा है। कॉपर टॉपर पे चल रहा है। वेदांता देख लेते हैं। राइट। ये वेदांता देखा, स्ट्रॉन्ग है। नेशनल एल्यूमिनियम देख लेते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बना हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? एलिमिनेशन की प्रॉब्लम होगी। याद रखें, जितनी ज्यादा एलिमिनेशन की प्रॉब्लम मतलब उतना सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। अब एलिमिनेशन कौन सा करूं? मेरे को प्रॉब्लम उल्टी आ रही है यहाँ पे, तो मैंने ये सारे वॉच लिस्ट पर डाल दिए। यहाँ पे मैं देखूंगा कौन सा नया ब्रेकआउट है, कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अब मान लीजिए मैं सीपीएससी पे जा रहा हूँ, सीपीएससी में मान लीजिए मैं पीएसयू बैंक की तरफ जाऊँ, एसबीआई स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बट स्लो एंड स्टडी चलेगा। राइट। मान लीजिए मैं अब कैनरा बैंक की तरफ चला गया,
केनरा बैंक में आज थोड़ा सा पोज आया है, स्ट्रॉन्ग है मेजर, बट आज कंसोलिडेशन हुआ है, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा। SBI इज बेटर देन द केनरा बैंक। या मैं CPSE देखूं तो डिफेंस के काउंटर देखता हूं, मान लीजिए वो भी एक CPSE का। BL अच्छा है, ब्रेकआउट दिया, आज फॉलोअप नहीं है बट अच्छा है। HL की तरफ फोकस करूं, यहाँ पे बॉटम आउट हुआ है। BL इज बेटर देन HL, बट HL में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। या मान लीजिए कोल इंडिया देख लिया मैंने, यहाँ पे नया ब्रेकआउट है। अब पावर काउंटर एनर्जी की तरफ देखें तो NTPC में ब्रेकआउट है। इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन करके 10-12 स्टॉक की लिस्ट बना सकते हो और फिर वहां पे एंट्री एग्जिट के रूल बनाओ। यदि मान लीजिए आपको मंदी की तरफ ढूंढना है तो मैं FMCG काउंटर देखूंगा। क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर वीक लग रहा है? वीक है बट रेंज बाउंड है। क्या ITC वीक लग रहा है? वीक ही है कंटिन्यूसली। क्या डाबर ब्रिटानिया, डाबर रेंज बाउंड है, ये मंदी नहीं है। क्या ब्रिटानिया वीक है? ब्रिटानिया ब्रेकडाउन दे रहा है बट मोमेंटम नहीं है। तो इस तरह से आप, क्या मैं एशियन पेंट देखूं यदि वो FMCG में है तो ये वीक स्ट्रक्चर है। सो इस तरह से आपके पास में इतने बड़े मार्केट में, मुझे अब ये बताइए, इतना बड़ा मार्केट, क्या मेरे पास 10-12 स्टॉक की लिस्ट रेडी हो सकती है? आराम से। मतलब जिस तरीके से हमने अभी प्रोसेस बनाया है उससे तो हमारे पास 10-12 की स्ट्रॉन्ग की भी हो सकती है और वीक की भी हो सकती है। आप मार्केट खुलने से पहले ये प्रैक्टिस करो, लिस्ट आपके स्क्रीन पे रखो, उसमें से एक भागता हुआ घोड़ा आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको उसमें आपका स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेड करना है, इंडिकेटर यूज करना है, मूविंग एवरेज डालना है, जो डालना है डालो, बट पहले प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। देखिए इतने बड़े मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं लूं किसको? करेक्ट। और काफी लोग होते हैं वो रेंडमली पिक कर लेते हैं, और क्यों लिया? क्योंकि उसने लिया था, जब उसको कन्विक्शन था तो वो तुम्हें क्यों बोला, वो खुद ही लेके रख लेते। मेरा ऐसा मानना है, स्टॉक मार्केट में पैसा खुद के नॉलेज से बनता है, बोरोड नॉलेज से नहीं बनता है। इसके लिए अपने आप की स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। और विजय जी मैं बताऊं कि यू आर सो काइंड एंड एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कि जो भी स्किल सेट है वो सब दर्शकों को निकाल के दे रहे हो। मैंने इतना कभी प्रैक्टिकल वे से किसी को समझाया नहीं कि मार्केट में ट्रेड कैसे होता है। नहीं तो सर कैसा है ना कि हमारे चैनल पे मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं लोगों को है ना, जैसे आपकी मेथड ये है तो मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी मेथड देखें। हमारा इंटेंशन ये नहीं होता है कि आप इनकी मेथड फॉलो करो। अभी आज सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई, पर्सनली मैं तो उसमें वो ऑप्शंस वाला मेरे लिए आई ओपनर था कि ज़्यादातर अगर आपको कोई कॉल बाय करना है तो आप पुट के प्रीमियम पे ध्यान दीजिए। वैसे ही आपके लिए भी कुछ ना कुछ ये पूरे वीडियो में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो आपके लिए भी आई ओपनर होगा। अब आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, आप उसमें ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन का, सर आज आपने वो सॉल्व कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग है ना ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कौन से इंडिकेटर को फॉलो करने से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया तो आप इंडिकेटर कोई भी लगा लो, कोई भी रूल फॉलो कर लो, आपके ट्रेड जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी आपके तरफ फेवरेबल होने के लिए। देखिए इंडिकेटर जो भी होते हैं वो प्राइस के अंडरलाइंग होते हैं। देखिए यही बोला जाता है भाव भगवान है, तो पहले तो भाव को देखो, उसके बाद इंडिकेटर को देखो, स्ट्रेंथ देखने के लिए, मोमेंटम देखने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिकेटर ये सब सपोर्टिव सिस्टम होते हैं। ओके, उससे इंपॉर्टेंट चीज एक और बताता हूं मैं। अपनी मार्केट देखने की पोजीशन ऐसे रखो कि आप एक जगह बैठ के पूरे मार्केट को देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। जब आप ड्राइविंग करते हो, क्या आप कार के हर हिस्से पे जाते हो? एक सीट पे बैठते हो खाली, करेक्ट। वहीं से आप एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच आगे पीछे सब मैनेज करते हो, राइट मिरर, लेफ्ट मिरर, सेंटर सब मैनेज करते हो। सो मेरा ऐसा मानना है कि एनालिसिस करना हो तो पहले आपकी स्टडी को इस हिसाब से वेल पोजीशन बनाओ कि आपको नेकेड आई से राइट थॉट प्रोसेस मिले, तभी आप आगे जा सकते हो। तभी लोग बोलते हैं ना कि काफी लोगों को मैं बोलता हूं कि सबसे रिस्की क्या है, तो लोग बोलते हैं मार्केट रिस्की है। मैं बोलूं मार्केट ज्यादा तो ड्राइविंग रिस्की है। 4 पहियों पे आप अपनी जिंदगी लेके जा रहे हो, डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। और काफी लोग तो बोलते हैं कि हमारी हॉबीज है। हॉबीज इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया और राइट वे में प्रैक्टिस किया। सो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट रिस्क उनके लिए है जिनको राइट वे नहीं आता है। राइट वे से उन्होंने, मान लो किसी ने FMCG ले लिया, FMCG सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा चलेगा, उनको लगेगा उनका वे सही है और सडनली जोर से गिर जाएगा, और फिर वो बोलेंगे कि हम जो भी लेते उल्टा हो जाते हैं। बट आपने राइट प्रोसेस से लिया ही नहीं तो उल्टा होगा ही। करेक्ट।
तो थैंक यू सर आज आपका ये प्रोसेस बताने के लिए। एंड मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप भी नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये प्रोसेस कैसा लगा। जो ऑप्शंस को कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, उसका जो आपने बताया वो आपको कैसा लगा। एंड आज हमने ज़्यादातर स्ट्रैटेजी पे बात नहीं की क्योंकि चंदन जी को कहीं पे जाना है। हमारे पास जितना टाइम था हमने सोचा कि सर से जो बेस्ट हो सके वो हम ले सके। तो आज के लिए हमने सिर्फ ये रखा है कि जो ऑप्शंस का पार्ट था और अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है तो आपका एक राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हम चंदन जी के साथ कभी फिर एक मौका मिलेगा तो एक प्रॉपर किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू चंदन जी। मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे कंट्री के, अगर हम एशिया भी बोले तो कोई गलत बात नहीं होगी। मोतीलाल ओसवाल एशिया में एक जाना पहचाना, मतलब इवन वर्ल्ड में एक जाना पहचाना नाम है और उनके जो टेक्निकल डेरिवेटिव टीम के जो हेड है आज वो हमारे साथ है और ये हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है पूरे चैनल के लिए। तो थैंक यू चंदन जी। सो विजय जी, थैंक यू सो मच। और अगेन इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को क्या देते हो और लोगों के लिए क्या टेक अवे है वो इम्पोर्टेंट है। आपको क्या आता है वो मैटर नहीं करता है, आप लोगों में क्या नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो वो मैटर कर रहा है। अभी तो मैंने जस्ट कुछ छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट, नुस्खे जो बोलते हैं वो शेयर किए हैं ताकि लोग राइट वे से मार्केट को एनालिसिस कर सके। हमारी थीम हमेशा रहती है, हमारा एक रिसर्च 360 ऐप है, उसमें हम हमेशा ये बोलते हैं रिसर्च फर्स्ट, ट्रेड सेकंड। राइट। बट लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड कर लेते हैं, बाद में रिसर्च करके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। सो इस तरह से बहुत सारे कंटेंट पे वर्क किया है विजय जी। मैं आपको बताऊंगा, ये सब पढ़ते पढ़ते मेरे पास 10 डिग्री हो गई है, CMT, CFT, MFTA और जितने भी इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न उनको हमने डीप डाइव किया है। इनफैक्ट पूरी जो मेरी टीम है उसमें से कम 7 से 8 मेंबर है जिनके पास में 4-4, 5-5 डिग्री डिप्लोमा है और दिन रात वो लगे रहते हैं। और यही उन्हीं का मैंने छोटा सा एक सारांश आपको दिया है ताकि दर्शक उसको यूज करके अपने टेक्निकल और डेरिवेटिव स्टडी को बेटर कर सके। बाकी तो बिल्कुल आपने बोला है तो नेक्स्ट टाइम आपसे आपके दर्शकों से जरूर रूबरू होंगे। सोशल मीडिया में कुछ कंटेंट में डालता रहता हूँ, रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ। इवन मोतीलाल ओसवाल के पेज पे भी काफी अपडेट रहते हैं। इंस्टा पे कुछ दिनों से मैं भी एक्टिव हूँ, तो व्यूवर्स है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और आई थिंक आपसे मिलके काफी अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात, you know better how to get best out of anyone. So thanks for that. मैं खुद एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे नया क्या सीख के जाता हूँ और मैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ और वो बहाने मेरे जो लोग हैं हमारे सारे वो सीख लेते हैं। तो सर के सारे सोशल मीडिया की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ पे भी कमेंट्स में भी क्वेश्चन आपके कर सकते हो और सर का ट्विटर आईडी भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी सर को जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर सब चीज़ें सही रही और हमें फिर मौका मिला तो कहीं और एक बार हम आपके साथ प्रॉपर डिटेल में पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।